बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ पर होने जा रही है हमारे दरमियान। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच जनाब वरुण बदौला साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि सर आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा आमना मिर्ज़ा साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती हैं। एक मारूफ़ एंकर और हमारे जश्न अदब के प्रोग्राम जितने भी होते हैं एक खूबसूरत गुफ्तगू के लिए आप जानी जाती हैं। मोहतरमा आमना मिर्ज़ा साहिबा हमारे डॉक्टर आमना मिर्ज़ा साहिबा और हमारे दरमियान जनाब वरुण बदौला साहब तशरीफ़ लाए। सर आपका इस्तकबाल खैर मकदम जश्न अदब की जानिब से, जश्न अदब की पूरी टीम की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम है। अब से चंद लम्हों में हमारे दरमियान जनाब फैसल मलिक साहब भी होंगे और डॉक्टर आमना मिर्ज़ा साहिबा इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इन 3 रोज़ा जश्न अदब के इस प्लेटफॉर्म पर, जश्न अदब के इस स्टेज पर, जहाँ मुख्तलिफ़ रंगारंग प्रोग्राम हो रहे हैं और बड़ी ही खूबसूरती के साथ। तो आप समाअत फरमाएँ जनाब वरुण बदौला साहब की गुफ्तगू मोहतरमा डॉक्टर आमना मिर्ज़ा साहिबा से। बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम। शजर ने लहलहा कर और हवा ने चूम कर मुझको, तेरी आमद के अफसाने सुनाए झूम कर मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत अल्फाज में, इतने सुंदर अंदाज में आपने आज के इस सत्र का समा बांधा है। एक बार फिर आज IGNCA के इस MP थिएटर के प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथिगण का, आदरणीय वरुण जी का मैं वंदन, अभिनंदन व नमस्कार, सबको नमस्कार करती हूँ। जो आज का सत्र है, जी हाँ, OTT समाज का आईना, उस पर चर्चा करने के लिए आदरणीय वरुण जी व फैसल मलिक जी जो अब से कुछ ही देर में हमारे बीच शामिल होंगे, उनसे बेहतर कोई सदस्य नहीं हो सकता जो इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें उजागर करे और हमें अपने विचारों से मार्गदर्शन करे। आज के उस उत्सव पे हम एक बार फिर जश्न अदब आदरणीय कुंवर रंजीत साहिब व आदरणीय प्रोफेसर सचिदानंद जोशी जी, सबका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद कि आपने हमें ये मंच प्रदान करा कि आज हम इस मंथन को आगे लेकर जाएं। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं समाज जो होता है वो हमारे जीवन का एक दर्पण होता है। आवर सोसाइटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लाइफ। वरुण जी, जब मैं आज के सत्र के लिए आ रही थी तो हमने देखा है कि हर कलाकार ये मानता है कि तकनीक के बढ़ाव के साथ जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, उसने सिनेमा के ऊपर भी, एंटरटेनमेंट के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव रखा और इस गहरे प्रभाव का एक उदाहरण है OTT। आज हर लैंग्वेज में, हर भाषा में, हर जॉनरे में OTT उपस्थित है। वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कला को लेकर, सिनेमा को लेकर आपका एक बहुत ही सुंदर यात्रा रही है। जब OTT का उदय हुआ, व्हेन OTT स्टार्टेड, व्हाट वाज योर फर्स्ट इनिशियल रिस्पॉन्स टू दैट? वरुण जी प्लीज। और मैं चाहूँगी सभी साथीगण तालियों से वरुण जी का हम जश्न अदब में आज स्वागत करते हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे वरुण जी से कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन OTT स्टार्टेड? सच्चाई बताऊं या पॉपुलर आंसर सुनना चाहते हैं? वरुण जी देखिए, सच्चाई जो होती है, जिसे कहते हैं ना, OTT की तरह ही समाज में नई चीज़ों को उजागर करती है। तो दिल से बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे। सच्ची बात चाहे कड़वी हो, मीठी हो, लेकिन सदा टिकाऊ रहती है। जी वरुण जी। तो सबसे पहले ये हुआ कि जब OTT शुरू हुआ तो लोगों को इतना तो समझ में आया कि अच्छा, फिल्मों के अलावा और टेलीविज़न के अलावा एक और दूसरा माध्यम शुरू हुआ है जिसमें कि शायद उन कलाकारों को काम मिलेगा जो कि वाकई जिनका परफॉर्मेंस से लेना देना है। एक बहुत बड़ा बीच में डिवाइड था, एक बहुत बड़ा गैप था जहाँ पे कि सही मायनों में फिल्म वाले जो है वो टीवी वालों को कहीं ना कहीं पे एक तरीके से समान भाव से नहीं देखते थे और ये माना जाता था कि टेलीविज़न का एक्टर है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही एक्टिंग करता होगा, एक पर्टिकुलर सोच से ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाता। OTT के साथ फ़ायदा बहुत हुआ, जो अभी भी मतलब वो फ़ायदा पूरी तरीके से बना हुआ है कि आपके पास क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं है, उसके ऊपर सेंसरशिप नहीं है, तो आप ज़्यादा अलग तरह की कहानियाँ बना सकते हैं। आप वो कहानियाँ बना सकते हैं जो कि आप सुनाना चाहते हैं, जो कि शायद कहीं पर एक स्टार सेटअप में जो है आप वो कहानियाँ नहीं कह सकते। तो हाँ, आपका जो है कैनवस थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया और क्योंकि आप एक तरह की कहानी बना रहे हैं तो फिर उसको उस कहानी में आपको जो है जो कैरेक्टर्स चाहिए, आप कोशिश करते हैं कि वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स के आसपास हों।
तो बहुत सारे ऐसे कलाकार जो कि मेरा मानना है, और ये कहने में मुझे कोई आपत्ति या गुरेज नहीं है, कि वो शायद अगर सिनेमा में काम ढूंढने जाते तो उनको उतनी आसानी से काम नहीं मिलता। उन सब लोगों को काम मिलना शुरू हुआ है, एंड आई थिंक ऑल दिस हैज चेंज फॉर द बेटर। तो पहली बात जो वरुण जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आगाज़ कर दिया है कि जब हम OTT को समझें और एक कलाकार के रूप से समझें तो एक कहीं ना कहीं नई अच्छी शुरुआत है। वरुण जी, जब भी हम आपके काम को देखें तो हाल फिलहाल में रॉन्ग नंबर हुआ या मेरे डैड की दुल्हन हुआ, काफ़ी चर्चा हुई है। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ती वरुण जी, जहाँ आपने एक बात रखी कि थिएटर जो मंच है उसके कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है, चाहे समाज में विभिन्न प्रकार के नए प्लेटफॉर्म्स आ जाएं। थिएटर इज़ ऑलवेज थिएटर। आपने भी थिएटर से के साथ आपकी जो जीवन की शिक्षा थी, आपने सदा उसको काफ़ी महत्वपूर्ण दिया है। क्या OTT ने जिस प्रकार से चीज़ों को उजागर कर दिया है, क्या आज भी आर्टिस्ट को थिएटर की वो प्रैक्टिस ज़रूरी होती है फिर? देखिए, अलग अलग उसको देखने का नज़रिया आपका क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप थिएटर करते हैं, आप अपना प्ले लेकर जो है छोटी से छोटी जगह पे जा सकते हैं। ऑब्वियसली OTT भी वहाँ पर पहुँच सकता है, लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ वन थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, चाहे वो OTT हो, टेलीविज़न हो या फिल्म्स हो, ये सारे कमर्शियली ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अगर आपका शो पैसा नहीं कमा रहा है तो वो नहीं चलेगा। आप थिएटर का इस्तेमाल अलग चीज़ों के लिए करते हैं। मैं अभी एक्टरों तक तो पहुँचा ही नहीं हूँ। मतलब आप किसी जो है, जिसको कहा जाता था कि सच को उद्घटित करना हो और ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी हो, तो आपको अभी भी थिएटर ही, जैसे स्ट्रीट प्लेस हम लोग किया करते थे, सारी की सारी चीज़ें अभी भी उसी का सहारा आपको लेना पड़ता है। कोई भी चीज़ जिसका कि आप मंचन कर रहे हैं वो लोगों की नज़र में आती ज़रूर है, लेकिन शायद जन सामान्य तक पहुंचने का वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। अगर आप OTT और फिल्म्स की बात करेंगे तो फिर वो सेंसरशिप के थ्रू जाएगा। और आज ही नहीं, पहले भी ऐसा था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप ऑन स्क्रीन नहीं कह सकते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाटक हुए हैं जिनका कि मतलब नाटक जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो गुरिल्ला वॉर है कि आप करके निकल जाएं। ये OTT वगैरह में जो है ना, वो छप के फिर वो रह जाती है, तो मतलब मुकरने का भी आपके पास मौका नहीं है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, वो तो छपा हुआ है, देख लो जाके। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, फॉर एन एक्टर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप जैसे एक परफॉर्मेंस, अगर 2 घंटे का प्ले है, 2 घंटे के प्ले को पहले आपको याद करना पड़ेगा, अपने रोल को, अपने डायलॉग्स को, और उसके बाद उसका मंचन आप जब करेंगे तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी शो जो है वो एक जैसा नहीं होता। एक जैसा नहीं। जिस दिन ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स देती है उस दिन अच्छा शो होता है, जिस दिन नहीं होती उसमें कई बार आप कोशिश करते रह जाते हैं। कई बार बहुत सारे शोज़ करने के बाद ऑडियंस रिस्पांस नहीं देती तो आपको लगता है भाड़ में जाओ, फिर हमारा भी क्या काम है यहाँ पे। तो फिर आप 2 घंटे का परफॉर्मेंस करते हैं, निकल जाते हैं। सो बेसिकली हाँ, थिएटर के साथ ये चीज़ है कि आपको जो चाहिए। क्या बात अच्छी नहीं लगी? अच्छा, ओके। बिल्कुल। तो जो आपको जो है, आप उस नाटक से क्या निकालना चाहते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है। बहुत सुंदर। और जिसे कहा ना वरुण जी, सच्ची बातें जो होती हैं वो सदा एक कहीं ना कहीं एक और इंटरेस्ट उजागर कर सकती हैं। मैं देख सकती हूँ आगे उपस्थित बैठे जो हमारे साथी हैं वो काफ़ी चाव से आपकी बात सुन रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उजागर करता है जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि सच्ची बात आप बोलेंगे। नहीं, उनको मैंने बुलाया था हर बात पे हंसने के लिए। हम लोग बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को। आपका स्वागत है, खुश आमदीद आज के इस मंच पे। वरुण जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अब क्या है कि कलाकार जो है वो कहीं ना कहीं कैद है मोबाइल के ऐप में, उसको हम दोबारा देख सकते हैं, उसको हम दोबारा समझ सकते हैं। क्या कलाकार के लिए फिर अब मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्योंकि जहाँ कुछ अद्भुत कर दिया या कुछ अलग कर दिया तो उस पर मीम्स बन जाते हैं। तो क्या कलाकार तैयार है जो इतने व्यापक लेवल ऑफ फीडबैक के लिए अब के साथ लोग उपस्थित हैं? क्योंकि अब आपकी परफॉर्मेंस थिएटर पे मात्र 2 घंटे होती है, जिसको कहीं ना कहीं हम रिपीट, रिवाइंड, फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब जब आप कोई सी सीरीज़ करते हैं, किसी के 17 एपिसोड हो, किसी के 8 एपिसोड हो, आपकी बातें, आपके नाटक, आपकी अदाएं, आपका डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ उस ऐप में, उस सीरीज़ में रिकॉर्डेड है। कई कबार चीज़ें पसंद भी होती हैं, कई कबार चीज़ों में निंदा भी होती है, और कई कबार चीज़ों को लेकर
मीम भी बन जाते हैं। तो क्या फिर कलाकार तैयार है जो इतना बड़ा व्यापक चेंज ओटीटी लेकर आया है? अगर आप एक्टिंग करना शुरू करें आज से, तो आप एक्टिंग क्यों करेंगी? नहीं, सवाल था, जवाब देना है आपको। देखिए, अभिनय व्यक्ति मुझे लगता है रुचि से करे पहले शुरुआत। अगर आपको का कहीं ना कहीं रंगमंच से, अभिनय से, नाटक से, सिनेमा से कुछ लगाव है, कुछ जुड़ा है, तो फिर शुरू करें उस पर। ये अच्छा आंसर था। सच्चाई बताइए क्या है? अब सच्चाई तो पर्दे की पर्दे में अल्टीमेटली होता यही ना कि सड़क पे निकले तो लोग देखे और पहचाने हमें। बिल्कुल बिल्कुल बात वही है कि मैं एक्टर बना हूं इसलिए क्योंकि मुझे ये काम करना आता है, वो एक चीज़ है। और वो हर एक्टर झूठ बोलता है जो ये बोलता है नहीं मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। एक्टर समाज सेवा नहीं कर रहे होते, आपको जाके अपना काम करना होता है। एंड यू लव द एडुलेशन दैट यू गेट फॉर योर वर्क। तो जब करना ही एडुलेशन के लिए है और उसके बाद ये भी सोचना यार मीम बन जाएगा तो फिर किचन संभालो। बहुत सिंपल सी आपको मैं एक बात बताऊं, ये इसके बारे में लोग बहुत यार उसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जो कि सही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक माध्यम है आज की डेट में और आप कुछ भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर कुछ भी कह दें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मीम्स बनाते हैं जितने लोग जो टिकटॉकर्स या फिर ये क्या यूट्यूब पे जो बैठे हुए लोग कमेंट कर रहे हैं, जज बनना सबसे आसान होता है, और वो भी तब जबकि आपकी जेब से एक ढेला ना जा रहा हो। लेकिन बतौर एक्टर आपको इस चीज़ का जो है ख्याल ये करना पड़ेगा कि हाँ मतलब सही बताऊं तो आप अरहर की दाल बनाइए, 100 लोगों को खिलाइए तो उसमें से भी 5 निकल आएंगे कि यार पसंद नहीं आए, चाहे वो जितनी भी अच्छी बनी हो, क्योंकि उनको वो उस तरह का टेस्ट पसंद नहीं है। आप तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, जो कि मतलब आपको कभी भी इतने लोग मिल ही नहीं सकते कि सारे के सारे जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से जो है वो मतलब एक मत रहें। तो सबसे पहले ये है कि डरने की ज़रूरत है नहीं। और मेरे ख्याल से जो कलाकार सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि पहले आप मेहनत करें कि लोग आपको पहचानें, और उसके बाद मार्केट में आप जो है टोपी लगा के चश्मा लगा के घूमे कि कोई यार पहचान ना ले। सो ये बहुत अजीब सी परिस्थिति होती है जिससे कि एक्टरों को डरने की ज़रूरत नहीं, मीम्स बनेंगे ही बनेंगे। और उससे अगर आप डर के फिर आप क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के साथ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, निडर होकर अपनी कला को आप सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाते रहें। वरुण जी ने सभी कलाकारों के नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज प्रस्तुत करा है। वरुण जी, जब हम एक सिनेमा के लिए शूटिंग करते हैं या एक ओटीटी के लिए शूट करते हैं, सेट पर क्या वातावरण कुछ अलग होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेमा की शूटिंग पहले लंबी होती थी, अब क्योंकि ओटीटी एकदम एक सीरीज़ में आ जाती है, तो क्या सेट, और टेलीविज़न में भी अगर हम देखें जो सीरियल होते हैं वहाँ तारीख पे तारीख की तरह एपिसोड 100 200 300 चले जा रहे हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर अलग होता है यदि जब आप किसी ओटीटी की सीरीज़ के लिए शूट कर रहे हैं? ओटीटी और फिल्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसमें इसका एक्चुअली अगर आप पर्दे खोलना शुरू करें तो जवाब बहुत लंबा है, और उसके लिए आपको जो है उन लोगों की तरबियत को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो पहले फिल्में बनाते थे, जो आज फिल्में बना रहे हैं, ओटीटी किस तरीके से बन रहा है। बिकॉज ओटीटी जो है वो प्रोडक्शन हाउसेस बना तो रहे हैं, लेकिन अब कॉरपोरेट्स का जिस तरीके से आगमन हुआ है उसके बाद टाइम इज़ ऑफ असेंस एंड सो इज़ मनी। तो पहले जो हुआ करता था कि स्टार जो है वो सेट पे पहुंचा और वाकई मतलब बड़ा स्टार, लेकिन आज सुर नहीं लग रहा उसका, तो डायरेक्टर आके बोलता था ठीक है यार पैकअप करते हैं, कल कर लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। आज की डेट पे वो पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में अगर आप सेट पे हैं तो आपको उस दिन परफॉर्म करना ही करना है, बिकॉज हर दिन का एक पर्टिकुलर बजट है। आपकी अगर टोटल शूट जो है वो खुदा ना खास्ता 4 दिन से या 5 दिन से आगे चली जाती है तो आपका नुकसान जो है वो बहुत बड़ा होता है। एंड प्लस इतने सारे एक्टर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर सीन के लिए जो है पूरे परिवार की ज़रूरत है। लेट्स से कि उस दिन के शूट में आपको 15 एक्टर चाहिए, और उस दिन अगर किसी एक एक्टर का सुर नहीं लगा तो उन 15 एक्टर्स को दोबारा आप जो है एक छत के नीचे लेकर कैसे आएंगे। तो उसके अपने अलग वर्टिकल्स हैं। टेलीविज़न जो है वो बिल्कुल अलग तरह से शूट होता है। मतलब मैंने तो खुद सालों साल किया है, तो ये होता है कि भैया शूट चल रहा है, शाम का टेलीकास्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट अभी तक नहीं आई है। तो आज तक सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ कि एक काम करो शूट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट तो टेलीकास्ट के बाद भी आ जाएगी। तो लेकिन हाँ ज़रा थोड़ा तरीके अलग हैं।
हालांकि इनके पास लॉकडाउन के समय में ये बहुत अच्छा मौका था क्योंकि फिल्में नहीं बन रही थी। ओटीटी में अभी तक उस तरीके का उबाल नहीं आया था क्योंकि सबके सब बहुत फूक फूक के कदम रख रहे थे। टेलीविज़न एक्चुअली अपना स्वरूप बदल सकता था। दे कुड हैव स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट शोज़, क्योंकि अल्टीमेटली वही एक माध्यम बचा था जो कि रोज़ अभी भी लोगों तक पहुंच रहा था। इनफैक्ट आपने जो मेरे डैड की दुल्हन की बात की, वो शो लॉकडाउन के बीच में शूट हुआ है। तो बट देन उसका एक जो है बिगनिंग मिडल और एंड हमें मालूम था, हमने वही चीज़ शूट की। जितने नए शोज़ शुरू हुए थे, तो ये कहना कि हम वो बेचते हैं जो कि मतलब ऑडियंस देखना चाहती है, वो गलत है, वो पूरा का पूरा झूठ है। अगर ऐसा होता तो ओटीटी के शोज़ इतने नहीं चल रहे होते जितने वो चल रहे हैं। सो बेसिकली आप जो है वो ढर्रा चेंज नहीं करना चाहते, आप कहीं ना कहीं आप डरे हुए, बिकॉज आप जो है वो जो नंबर्स आपके हर हफ्ते के आखिर में आते हैं, आप कहीं उनके बोझ, हाँ, टीआरपी के बोझ तले आप दबे हुए हैं। अदरवाइज आपको एक्सपेरिमेंट करने से कौन रोक सकता है। एक बहुत ही गहरी बात कही है आपने कि जब हम सब सिनेमा की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, टेलीविज़न और उसके कई जुड़े हुए आयाम को देखें तो टीआरपी का भी कहीं एक गहरा रोल है। वरुण जी, मैं आपकी दो अहम बात, जो आपने कमर्शियल बात करी कि आपने ये स्वीकारा है कि आज ओटीटी ने कहीं ना कहीं कलाकार के लिए रंगमंच का बहुत व्यापक स्तर बढ़ा दिया है, सबके लिए काम है, लेकिन आपने कमर्शियल साइड भी बताई। आपने यही कमर्शियल साइड शूटिंग को लेकर भी समझाया। वरुण जी, ओटीटी में ये जो कमर्शियल रोल जो है, क्या आपको लगता है आगे भी ये रहेगा? क्योंकि आज ओटीटी को कहीं ना कहीं युवा के अगर हम विचार से देखें तो वो कहता है ये एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जो आवाज़ें कहीं ना कहीं अनदेखी हो गई थी उनको कहीं ना कहीं आज रोल मिल रहा है, या कहीं ना कहीं कम बजट में पंचायत जैसे सीज़न जो हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं और लोग, दर्शक जो हैं उन्हें पसंद कर रहे हैं। जैसे अगर हम पंचायत सीज़न की बात करें तो गाँव की सेटिंग में, जैसे एक प्रकार से एक होता था पहले में पिक्चरें आती थी और पिक्चरें विदेश में शूट होता था तो दिखाया जाता था कि वाओ बिग बजट फिल्म, लेकिन आज ये भी है कि ऐसा भी दर्शक है जो एक सरलता, गांव का जो एक सुकून है उसको पसंद कर रहा है। सो डू यू थिंक दैट दैट इज द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ ओटीटी विल स्टिल प्ले और कंटेंट विल हैव सम स्पेस? द कमर्शियल एस्पेक्ट से आपका कहना ये है कि जो बाहर बड़ी लोकेशंस में और महंगी लोकेशंस में शूट होता था, देखिए उस समय ये होता था कि अच्छा, आपको हर चीज़ बड़ी एस्पिरेशनल रखनी है कि आप उन जगहों पे जाके शूट करें जहाँ पर कि आपका दर्शक, आपके जो दर्शक है वो पहुँचना चाहते हैं। तो यही कारण था जो एस्पिरेशनल के चक्कर में हम लोगों ने सास बहू शोज़ में इतने सालों दिखाया कि ये वो बहू है जो कि हर सास चाहती है कि उसके घर में हो, जो कि फॉल्स आईलैशेस लगा के रात को सोए अपने पूरे मतलब गहने पहनकर, और 500 करोड़ की कंपनी के मालिक है सब के सब। आपने बीच में नोटिस किया होगा, एक समय ऐसा आया था कि टेलीविज़न में कोई भी कहानी जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास के ऊपर बनी नहीं रही थी। तो सबके 500 करोड़ के जो है बिजनेसेस हैं, लेकिन घर का कोई मर्द काम पे ही नहीं जाता। मतलब कोई चम्मच गिर जाए तो सारे के सारे पहुंच जाते हैं वहाँ पे कि क्या हुआ। सो कहीं ना कहीं पे वो फॉल्स एस्पिरेशंस भी हैं। अच्छा, ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट की जो आप बात कर रही हैं, देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, अब क्योंकि इतना आप जो है सॉफ्टवेयर चर्न आउट कर रहे हैं, अगर आपके पास दिखाने के लिए कहानी अच्छी नहीं है तो किसी को लेना देना नहीं है कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में इस साल बर्फ़ गिरी कि नहीं गिरी, ना गिरे भाड़ में जाए। अल्टीमेटली अगर आपको जो है ना, पंचायत का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या है, पंचायत में एक तो सबसे कमाल चीज़ है, आप ना, मैंने दोनों के दोनों सीजन्स देखे, उन्होंने कोई अनड्यू ड्रामा क्रिएट नहीं किया। ठीक है, वो 4 लोग हैं जो कि ऑफिस में बैठे होते हैं और उसके बाद आप परफॉर्मेंसेस देखिए। एंड वो पंचायत का जो है, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है उस शो का, वो ये है कि अगर अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं एक डिस्कनेक्ट पैदा होता होगा उन दर्शकों के लिए जिन्होंने वो ज़िंदगी देखी ही नहीं है कभी। कि आप पानी की टंकी पे जो है शाम को जाकर बैठते हैं सिर्फ, और आगे क्या है, खेत है, खाली खेत है और कुछ नहीं है। बट वो चीज़ और वो छोटे छोटे जो रिलेशनशिप्स जिसके ऊपर उन्होंने इतना एम्फोसिस दिया है, अगर आपने वो रिलेशनशिप्स कभी देखे नहीं है, महसूस नहीं किए हैं,
तो आपको वो अनरियल लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार किसी की शादी में सारे के सारे चले आ रहे हैं, चलो हम भी मदद करते हैं। लेकिन ये होता है, हिंदुस्तान में ये होता है कि हमारे आज तक, मैं जिस घर में रहता हूँ दिल्ली में, अपना घर जो है समाचार अपार्टमेंट्स में, अगल बगल में अगर कोई शादी हो जाए तो लोग अपने एक एक कमरे जो है वो रिजर्व करके रखते हैं कि यार इनके जो रिश्तेदार आएंगे वो कहाँ होटल का खर्चा उठाएंगे, वो यहाँ पे रहेंगे। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। तो ये जो डिस्कनेक्ट जो है ना, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वही एस्पिरेशन के चक्कर में कि आप जो है स्विट्ज़रलैंड की वादियों को पाने के लिए आप इतना ज़्यादा बड़ा डिस्कनेक्ट ना पैदा कर लें कि वही जो कौन सा एक शेर है कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सज़ा यारो कि मैं ज़मीन के रिश्तों से कट गया यारो। वाह वाह वो वाह। नहीं होना चाहिए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वरुण जी, अभी आपने एक बहुत अहम बात बताई जो कंटेंट से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं मानती हूँ, मुझे वो यकीन है जितने भी हमारे साथ उपस्थित साथी जन हैं आप भी मानेंगे कि कंटेंट जितना ऑथेंटिक हो, जितना रियल हो, आज के समय में वो चलता है। क्योंकि आज देखिए हर जो ऑडियंस है या जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर ऑफ एंटरटेनमेंट, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक राजा है। उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास गूगल है जो उसे सूचना देता है, और सूचना आज के स्तर में एक पावर करेंसी है। आपने एक आर्टिफिशियलिटी की बात करी। क्या OTT आज हमारे उपस्थित जो जॉनर चला है टेलीविज़न में, जहाँ पर, और यहाँ पर एक आप देखेंगे, आप क्यों कलाकार हैं, आप देख रहे हैं, हम जैसे ही रोज़ सवेरे उठते हैं तो सोशल मीडिया में एक बवाल होता है बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडियन मूवीज़, जहाँ पर कंटेंट को लेकर जैसे RRR हो गई व अन्य साउथ इंडियन मूवीज़, लोग डबिंग वर्जन उसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं ट्रांसलेशंस के साथ। डू यू थिंक OTT हैज़ समवेयर चैलेंज्ड दिस वेरी बिग रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियलिटी? जिस प्रकार से आपने कहा कि एक आइडल बहू का मॉडल दिखाया जाता है जो सवेरे भी उठे तो मेकअप, मतलब हम सवेरे उठे तो हम ही उठते हैं, मेकअप नहीं होता, लेकिन जब वो बहू सवेरे उठती है तो उसके ऊपर मेकअप होता है। क्या OTT ने इस आर्टिफिशियलिटी को चैलेंज दिया है? और इसी OTT ने जो एक कहीं ना कहीं अनरिप्रेजेंटेड तो नहीं कहेंगे, मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हटा हुआ अलग जो सिनेमा था, उसको आगे बढ़ावा दिया है? वरुण जी। मेन स्ट्रीम से हट के और अलग होकर तो हाँ, वो बात मैं बिल्कुल मैं अग्री करूँगा। लेकिन चैलेंज किया है अगर वो सास बहू वाले फॉर्मेट को, नहीं, वो अभी भी फल फूल रहा है। कई लोग ऐसे हैं, मैं क्या बोलूँ, मेरी खुद की माँ देखती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज तक बैठ के देखते हैं कि वो जो पिछली बार वो नमक की जगह पे जो बेकिंग सोडा डाल दिया था उसमें झाग आ रहा है या फिर वो क्या कहानी आगे बढ़ी है। सो सी द थिंग इज़ कि बात ये नहीं है कि एक किसी फॉर्मेट को ख़त्म हो जाना चाहिए, वो शायद नहीं होगा, वो टाइम लेगा। क्योंकि आप जिन लोगों को केटर करने की बात कर रहे हैं, और ये वैसे जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि वो बॉम्बे और साउथ फिल्म्स और मुंबई और साउथ फिल्म्स के बीच में या कुछ भी है, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में कितने लोग होंगे? You're talking about a country of 1.3 billion people. So लोगों का ये कहना कि मतलब जैसे किसी एक अमुक फिल्म को लेकर जो है ये शुरू हो गया कि इसको देखने ना जाया जाए, आपको क्या लगता है कितने % का फ़र्क पड़ता होगा? 1% का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को वो फिल्म देखनी है वो देखने जाएंगे। तो आप ये रोना नहीं रो सकते कि इन्होंने जो है एक मुहिम चला दी तो मेरी फिल्म किसी ने नहीं देखी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ 1-2 लाख लोग मुतासर हुए होंगे आपकी बात से, बट आपकी फिल्म अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं चली। मतलब सोशल मीडिया से ऐसा नहीं होता कि मतलब ये चुनाव नहीं है जो कि पलट दिए जाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फिल्म देख कर आएगा दूसरे को तो बोलेगा कि नहीं यार ये बकवास कर रहे हैं, फिल्म बहुत अच्छी, जाके देखो। सो ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनका कि इनिशियल नहीं लगता लेकिन उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ पे चल जाती हैं। सो वो चीज़ तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन हाँ, OTT प्लेटफॉर्म ने ये ज़रूर किया है कि वो कहानियाँ जो कि हम लोग पहले सुनाने में कतराते थे, जो कि नहीं बनाई जा सकती थी, वो कुछ एक सच जो कि हमें शायद अपने आप से कहने में जो है थोड़ा संकोच होता था, वो सारे सच जो है लोगों ने बोलने शुरू किए हैं। अभी भी मेरे हिसाब से ये सोडा की बोतल है जिसमें से कि अब बहुत ज़्यादा एकदम से अभी झाग निकल रहा है, और भी ये सेटल्ड आउट करेगा। क्योंकि एकदम से जैसे लॉकडाउन के बाद जो है एक बाढ़ सी आई थी कि OTT पे शोज़ बनते चले जा रहे हैं। और मुश्किल ये है कि शोज़ बन तो रहे हैं, उतने तो आपके पास लिखने वाले नहीं है जितने आपने शोज़ बना के और मतलब एयर पे डालने की कोशिश की।
तो वो अच्छे कहाँ से बनेंगे या वो बन भी कैसे पाएंगे? सो धीरे धीरे करके जब वही है, सी अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों को ड्राइव करती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्लेटफॉर्म पैसा लगा भी रहे हैं, थोड़े समय के बाद उनको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, रुको, देखो कि कौन सा कंटेंट जो है वो कंटेंट आपको किस तरीके के रिटर्न्स देगा, उसके बाद उस पर आप जो है पैसा लगाएं। तो हाँ, शुरुआत में था कि जिसके पास जो शो है ले आओ, क्योंकि हिंदुस्तान बंद रहने वाला है, तो घर पे बैठे लोगों को कुछ तो एंटरटेनमेंट मिले। दोनों लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ, मतलब अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली लर्नड इट द हार्ड वे दैट जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू पुट अ फ्यू शोज ऑन एयर, you can't be putting up trash. That's very important, that how we must always factor in economics, and most important that जनता आज के समय में ट्रैश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और एक सबसे सकारात्मक बात जो आपकी बात से पता लगी कि आज भी वर्ड ऑफ माउथ मैटर करता है, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए, अच्छे टेलीफिल्म, OTT, सभी के लिए वर्ड ऑफ माउथ डेफिनेटली इट मैटर्स। वरुण जी, विद दैट लेट्स कम टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विद कंसर्निंग द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ OTT। क्या आपको लगता है कि OTT आगे जाने वाले समय में इसमें क्या और बदलाव हो सकते हैं? अभी हम देख रहे हैं कि विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म पे हर वेडनेसडे को, हर थर्सडे को नया शो रिलीज़ हो रहा है। यदि हम पुराने ज़माने को अपने याद करें तो पहले ये होता था कि हर थर्सडे या हर फ्राइडे एक पिक्चर आती थी और वो 3-3 महीने, 4-4 महीने चलती रहती थी। अगर मैं अपने कॉलेज ज़माने की बात करूँ कि हम लोग कॉलेज से बत्रा सिनेमा जाया करते थे, क्योंकि वो जो मूवी है वो 2 महीने 3 महीने तक मतलब इट यूज्ड टू बी ऑन। डू यू सी OTT generating this kind of a strong bond, because now we have so much of variety? आज हमारे पास हर प्रकार का ऐप के साथ जुड़ा हुआ OTT है, उस पे जुड़ा हुआ कंटेंट है, जॉनरे है, लैंग्वेजेस है। सो डू यू थिंक दैट व्हाट इज द फ्यूचर फॉर दिस OTT विद सो मच ऑफ डाइवर्सिटी? एक रिसर्च है, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि कोई भी एक शो आपको देखना है या नहीं देखना है, आप कितनी देर में तय करते हैं? आपने टीवी ऑन किया, पहला एपिसोड ऑन किया, कितनी देर में आप तय करते हैं कि ये आगे देखना है कि नहीं देखना है? सर ऐसा मत करो, 3 मिनट से थोड़ा तो ऊपर बढ़ाइए। ओके, सीरियसली, या आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब को माइक दे दीजिए। है कोई माइक? टीम मेंबर्स माइक दे दे जरा जी। मेरा माइक यूज एक्स्ट्रा था। यस प्लीज यूज माय माइक, इट विल बी नाइस। मतलब मुझे लगता है कि आजकल जो यंग जनरेशन ने हम बूढ़ों को भी ट्रेंड कर दिया है, और हम भाप लेते हैं कि ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये आने वाला, ये देखना है। तो 3 मिनट तो वैसे मैंने बोल दिया, पर पहले से ही तय होता है कि ये देखना है। नहीं, आप देखिए, कई फिल्मों के साथ जैसा होता है ना कि आपने देखना शुरू किया, सुना कुछ और था और आपको लगा कि नहीं यार, ये तो फिल्म उतनी बुरी नहीं है जितना कि मैंने सुना था। हाँ जी, वो सब कुछ मिला के भी 9 मिनट का समय है जहाँ पे कि कोई भी जो है दर्शक ये तय कर लेता है कि मुझे 9 मिनट पे अगले 8 एपिसोड देखने कि नहीं देखने। शायद मैं अबव एवरेज माइंड हूँ। एब्सोल्युटली, मतलब हो सकता है, मैं पूरी तरीके से मान के चल रहा हूँ कि शायद आप बनने से पहले भी तय कर सकते हैं कि ये देखना है कि नहीं देखना। लेकिन यू आर राइट कि 3 मिनट से लेकर 9 मिनट तक जो है सबके सब तय कर लेते हैं कि ये शो जो है उसके बाद मतलब 10वां मिनट देखना है कि नहीं देखना है। तो ग्रोथ कैसी होगी, क्या होगी, इसका तो जवाब आपको मिल गया कि आप पहले 9 मिनट पे तय कर रहे हैं कि आपको अगला एपिसोड, उसका अगला एपिसोड, उसका अगला एपिसोड कर करके 8 एपिसोड देखने कि नहीं देखने। यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज़ हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान है। वो ये है कि टेलीविज़न की इसलिए एक समय में इज्जत नहीं थी कि यार 250 रुपये आप महीने के देते हैं, उसमें आपको सारे चैनल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, आज कोई भी एक OTT प्लेटफॉर्म जो है, अगर उसमें आपको कंटेंट देखना है तो वो कंटेंट आपको 1000 से 1500 रुपये साल का देना पड़ेगा उसके लिए। एक फिल्म आप 4 लोगों का परिवार अगर देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, तो कितना खर्चा होता है एक दिन का? अंकल कितना? अंकल चाहते नहीं है, मतलब बंद कर दिया घर वालों ने इंटरेस्ट लेना। तो OTT 3 मिनट से ऊपर नहीं देख रहे, पिक्चर देखने जाते नहीं। नहीं, मैं गया एक आध बार, पर अकेले ही जाना पड़ा, बच्चे नहीं साथ जुड़ते हैं।
तो कोई ऐसा जो कि और प्लीज अंकल मत करो। 2000 सर फॉर अ फैमिली ऑफ 4 people. हाउ लकी यू आर, बॉम्बे इससे ज़्यादा महंगा है। बॉम्बे महंगा है। हाँ, तो अब परेशानी ये है कि आप 2000 रुपये खर्च करने जा रहे हैं जिसमें कि आप साल भर जो है सोनी लिव देख सकते थे, साल भर आप और मतलब अगर एक फैमिली मेंबर और जोड़ लूँ तो डिज्नी हॉटस्टार भी साथ में फ्री आ रहा था। सो ये एक मेंटालिटी है कि आप 1500 रुपये साल के दे रहे हैं ना, तो अब मैं रूल करूंगा कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि वो जो 2000 रुपये में है उसमें मुझे पॉपकॉर्न भी खाने पड़ते हैं, सब कुछ। सो जो चीज़ आउट ऑफ रीच है वो मैं पूरे परिवार को लेके जाता हूँ, चाहे मैं साल में ज़्यादा फिल्में नहीं देखता, मैं महीने की एक फिल्म भी देखता हूँ सिर्फ। लेकिन उसके बाद भी 12 चौक 48, अगर आप 4000 पर फिल्म खर्च कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग 48,000 रुपीज़। इफ़ यू डिवाइड दैट इनटू द मनी दैट यू पे द ईयरली सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स, तो आप तो सालों साल देख सकते हैं उसको। लेकिन सिर्फ क्योंकि वो 1500 रुपये आपकी जेब में आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, तो आप जजमेंटल भी होना पसंद करते हैं। उसके बाद अभी भी बोलते हैं यार ये कैसा शो था। और बड़े से बड़ा फिल्म मेकर आप उठा के देख लीजिए, मतलब हिंदुस्तान में जितने हुए हैं बड़े फिल्म मेकर्स, आप बिमल दा की फिल्म जो है वो किसी एक पर्टिकुलर तबके को दिखाइए, वो बोलेंगे ये क्या बनाया है यार, ठीक है ना। जिनको कांति साह समझ में आता है और पसंद आता है, उनके लिए श्याम बेनेगल जो है वो फिल्म मेकर है ही नहीं। तो आप इतने सारे लोगों को केटर कर रहे हैं एक देश में, मैं बोल रहा हूँ एक 1.3 बिलियन पीपल, उन सब के टेस्ट अलग होंगे, उन सब की समझ अलग होगी, सलाहियत जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपकी कंटेंट को जो है लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। सो एकदम से ऐसा नहीं है कि भगवान मिल जाएंगे, तो ये जो है टसल चलता रहेगा। आपको कहीं ना कहीं जाकर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय के बाद शायद वो समय आए कि यू विल स्टार्ट पेइंग पर व्यू, कि एक शो है उसको अगर आपको देखना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप 50 रुपये दीजिए और वो शो देखिए। जैसा कि यूट्यूब पे तो कई फिल्मों पे होता भी है कि 100-200 रुपये में आप जो है वो फिल्म देख सकते हैं आराम से। तो ये है कि पॉपकॉर्न का पैकेट लेकर आइए, उसको डालिए अपने वो कौन सी मशीन होती, माइक्रोवेव में डालिए, उसके बाद स्क्रीन पे देखिए घर पे। सर मुझे कुछ कहना सर है, मैं एक मिनट अगर मैं इजाज़त सभी हो। सभी साथी जन के साथ भी मैं एक वार्ता हम लोग करने वाले हैं। बस मेरे 2 सवाल हैं, उसके पश्चात विल बी ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल आल्सो। वरुण जी, लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट सोशल मैसेज ऑफ ओटीटी। यदि हम देखते हैं दिल्ली क्राइम, उसने कहीं ना कहीं उजागर करा महिला सुरक्षा की बात को, या यदि मैं मिर्ज़ापुर सीरीज़ की बात करती हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे इंट्रिकेट इश्यूज़ को हाईलाइट करती है। Do you think OTT has somewhere added more to the educative power of cinema? Or perhaps you think that no, it's a new way. OTT is rather communicating this in a much more faster manner. क्या आपको लगता है? क्योंकि सिनेमा मैं मानती हूँ कि भारतीय सिनेमा ने या भारतीय सीरियल्स ने या जितने भी, अगर हम दूरदर्शन के ज़माने की बात करें, कहीं ना कहीं हमेशा हमारे सिनेमा ने हमें सिखाया है। क्योंकि शिक्षा से हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मैं हमेशा शिक्षा का साइड लूँगी और ये ज़रूर कहूँगी कि आर्ट सिनेमा इज़ वेरी गुड, बट दिस इम्पॉर्टेंट डिबेट दैट टुडे OTT इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट रिफॉर्म इन सोसाइटी। तो अगर मैं दिल्ली क्राइम का उदाहरण लूँ या विभिन्न अन्य बहुत विभिन्न तरह के OTT पे सीरियल्स हैं, सीरीज़ हैं, आपको लगता है OTT ने समाज में सुधार के कार्यक्रम को, सूचना के विस्तार को आगे बढ़ाए, या सदा से सिनेमा हमारा ऐसा ही था? सूचना तक तो मुझे बात समझ में आती है, वो समाज का आपको एक परिष्कृत रूप नज़र आएगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि OTT आ गया है। तो अब मेरा मानना ये भी है कि मतलब हम लोगों ने तो बचपन में रामायण भी देखी थी, लेकिन राम राज्य आया नहीं है हिंदुस्तान में। अगर हमारा समाज इतना ही इन्फ्लुएंस हो रहा होता, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जो है गलत चीज़ों को जो है ज़्यादा जल्दी अपनाते हैं। तो क्योंकि वो एक जो रोड टू परसिवरेंस जो है, जो कि ईमानदार रह के आपको झेलनी पड़ती है, वो मुश्किल भी होती है, सबके बस की भी नहीं होती। सो इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली कि कोई एक
कांड कहीं पे हिंदुस्तान के कोने पे हुआ, आपने उसके बारे में जो है एक शो बनाया और उसकी सारी सच्चाइयाँ जो है आपने उद्घाटित की। लेकिन फिर मेरे ख्याल से अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो फिर उसमें किसी तरह का कोई भी उस पर कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। फिर आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई उसमें जितनी सच्चाइयाँ हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, आपको मौका मिले कि आप वो सच्चाइयाँ दिखाएं। सी इट कैन ऑलवेज बी ओपन फॉर डिबेट, लेकिन कम से कम ये तो हो कि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिले। लेकिन अभी तक जितना है कि हाँ, क्योंकि हम लोग नई और अलग अलग तरह की कहानियाँ ढूंढ रहे हैं, सो आई थिंक इवन इन द OTT सेक्शन यही हो रहा है कि वो कहानियाँ जो है लेकर आई जाए। अब जैसे जमतारा एक सीरीज़ है जिसके बारे में कि मतलब लोगों को लगता था कि ये पता नहीं कहाँ ही रहते होंगे ये सारे के सारे लोग जो जितने फ्रॉड चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। डेली क्राइम्स, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेड शोज़ ऑफ रीसेंट टाइम्स। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि उनका जो पहला जो सीज़न था वो किसी ऐसे मुद्दे के बारे में रहा हो जिसके बारे में लोगों को पता ना हो। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि सबको आज वो अगर कल हुआ था तो परसों तक उसके बारे में शो बन चुका था। लेकिन उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें थी कि मतलब जैसे दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से काम किया उसके ऊपर क्या प्रेशर्स थे, ये क्या है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको उन सारी सच्चाइयों का भी पता चलता है जो कि आप ये मान के बैठे होते हैं कि नहीं, ये एक पर्टिकुलर जो है सेक्टर जो है सोसाइटी का या फिर गवर्नमेंट का नकारा है, इसने कुछ नहीं किया होगा। तो वो बहुत सारी सच्चाइयाँ आपको पता चलती हैं, बट देन अल्टीमेटली इट इज़ ऑल गुड स्टोरी टेलिंग। या दे आर पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, बट अगर वो समाज में सुधार आने वाली बात नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, आप उससे सीख ज़रूर सकते हैं कि आपको सच्चाइयों का पता चले, बट अच्छे नागरिक बनाना वो OTT प्लेटफॉर्म का काम अभी भी नहीं है। वो जो है घर से शुरू होकर और इंस्टीट्यूशंस पे बात जाती है। बहुत सुंदर के न्याय का जो पहला स्तंभ है वो कहीं ना कहीं हमारा घर है। वरुण जी, एक क्विक रैपिड फायर, देन ऑफ कोर्स हम खूब करेंगे वार्ता अपने सभी ऑडियंस के साथ। वरुण जी, योर फेवरेट फिल्म जो आपको बहुत पसंद है और आप हमेशा, मतलब ये है कि समय ये है कि 2 बजे है, आज शायद छुट्टी है और आपने उस पिक्चर को देख लिया, यू फील रिफ्रेश्ड। जो मेरी फेवरेट फिल्म्स रही हैं कुछ एक, उसमें एक्चुअली मेरी एक बहुत सालों तक फेवरेट फिल्म थी, उसका नाम था ये वो मंजिल तो नहीं। अच्छा। और सुधीर मिश्रा जी की फिल्म है। लेकिन अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो आप सोचने पे ज़रूर मजबूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिल्म जो है वो इट्स अ वेरी हैप्पी फिल्म, इट इज़ नॉट, बट इट इज़ अ वेरी वेरी वेल मेड फिल्म। सो और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे आज भी मतलब मैं 3 इडियट्स उठा के जो है वो देख सकता हूँ। सो मुराद जो है वो अच्छी फिल्म से है। मतलब एक लाइक एज अ किड आई यूज्ड टू लव बेन-हर। वो चाणक्य पे मुझे याद है लगी थी और मैंने एक हफ्ते में 3 शोज़ देखे थे। 3 घंटे की पिक्चर आसान नहीं होता बार बार देखना, लेकिन आई एन्जॉयड दैट फिल्म। ग्रेट ग्रेट। वरुण जी, बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल पे हमने आपको देखा है और सबने बहुत पसंद भी किया है। योर फेवरेट टेलीविज़न सीरियल जिसमें आप हैं? अपने, वो कहते हैं ना कि अपने ही सामने जो अपनी चीज़ें हैं उसमें अब आपको चयन करना है एक बेस्ट जो दिल के बहुत करीब है। सभी बेस्ट हैं, लेकिन दिल के करीब कौन सबसे ज़्यादा है? नहीं, जिसके पैसे मिल जाएं वो दिल के करीब ही होता है। ऐसा नहीं है। तो लेकिन अब से इसका भी थोड़ा लंबा जवाब है, इसलिए नहीं क्योंकि एक शो आप चुन नहीं सकते कि वो, इसलिए क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं। बट आई वुड से फर्स्ट हाफ ऑफ कोशिश, क्योंकि वो पहला शो था और डिमेंटेड कैरेक्टर जो मैंने किया था उसमें, वो एक चीज़ ये थी कि उस समय टीवी में कोई करने को तैयार नहीं था वो, तो मुझे लगा काम मिल रहा है कर लो। एंड दूसरा ये कि कोई एक अगर आपके पास किसी ने चैलेंज अगर थ्रो किया है तो अगर आप भाग गए तो बाकी लोग कहें ना कहें, आप तो ये कहेंगे कि आप भाग गए। तो वो फिर कोशिश एक आशा के बाद एक चाबी है पड़ोस में एक शो था स्टार पे, विच आई थॉरली एंजॉयड। एंड या मेरे डैड की दुल्हन probably would rank as one of the, it is definitely one of the best that I've done. And it was a very good show also. You know, मेरे डैड की दुल्हन, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया।
बोला And we can't forget Astitwa in between, Yes, of because it course. was a very, very complex story. So performance-wise, definitely Astitwa will always rank among बट the यू नो best वरुण, आई shows मस्ट that I've ऐड हियर, जब मैं यू नो वार्ता के लिए आ रही थी तो हमारे काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो सिनेमा टेलीविज़न के ऊपर काफ़ी लिखते हैं, और उन्होंने यही बात मुझे कही कि वरुण ने जितने भी सीरियल करे हैं टेलीविज़न पे, कहीं ना कहीं हर रोल समाज के स्टीरियोटाइप्स हो गया या समाज में जो एग्जिस्टिंग एक इश्यूज हैं उसके ऊपर एक महत्व बात रखी है, विच इज़ वेरी रेयर, यू नो. तो ये तो अच्छी बात कही उन्होंने, फिर नाम क्यों नहीं ले रही हैं आप? नो, बट दिस वाज बिकॉज मैं थोड़ा सा जब भी मैं जश्न अदब के किसी भी सत्र के लिए आती हूँ वार्ता के लिए, मुझे अच्छा लगता है कि पढ़ाई के साथ पूरी रिसर्च के साथ आऊँ ताकि हम सब लोग उस वार्ता का, उस मंथन का एंजॉय करें. अच्छा वरुण, अब ये बताइए, टेलीविज़न, OTT, TV सीरियल, अगले पड़ाव में किस में हम आपका रस ज़्यादा पाएंगे? रस का तो पता नहीं. क्योंकि देखिए हम इस समय नहीं, रस तो है बिल्कुल, क्योंकि देखिए यू आर बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर्स ऑन द ब्यूटीफुल इंडियन सोप ओपरा सीन, एंड ऑफ कोर्स दिल बी, हमेशा लोग आपसे कहेंगे दैट कम फॉरवर्ड फॉर मोर, क्योंकि जो हीरा होता है ना उसको कभी भी कोई इंसान खाली नहीं छोड़ता है. नाउ विथ सो मच ऑफ एक्शन हैपनिंग अगेन पोस्ट पैंडेमिक एज में, टेलीविजन भी चल गया है, सीरियल भी चल रहे हैं, OTT भी चल रहा है, सो वेयर विल यू फाइंड विल फाइंड यू मोर? नहीं, एक तो काम इतना सारा हो रहा है, लेकिन किसी पंडित ने ये नहीं बोला है कि सारा काम करना भी तुम्हें ही है. एक्टिंग के साथ जो है ना, एक चीज़ एक समय के बाद ये आप किसी भी बड़े एक्टर के साथ रियलाइज़ करें, जो मतलब पहले मुझे लोग बताते थे तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों होगा, बट एक समय के बाद हमेशा आप जो है ना परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट या किसी को भी आप देखें, शोज़ वगैरह वो थोड़े कम करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक तो आप अपने आप के साथ एक इत्मीनान ढूंढ रहे होते हैं. दूसरा एक हादसा मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ, वो ये कि मुझे राइटर मान लिया गया. तो 2018 में एक OTT पे शो रिलीज़ हुआ था, अगर आपने देखा हो तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन उसका नाम था अपहरण. चला बहुत था. उसमें जितनी मैंने लिखी थी, बाकी की गालियाँ इम्प्रोवाइज थी. एक्टरों ने खुद दिए हैं. फिर उसके बाद एक शो जो कि मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन उसका चला था वो शो, उसका नाम था अनदेखी, सोनी लिव पे. और फिर एक लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स पे शो आया था जिसका नाम था ये काली काली आँखें. तो वो मैंने लिखे हैं. तो एक फ़ायदा ये हो गया है कि क्योंकि आपने जो है एक और दुकान खोल ली है, तो अब आप जो है दूसरी वाली दुकान में बड़ा क्वालिटी माल बेच सकते हैं. आपको जो है डिस्काउंट में अपना जो खड़ा हुआ है उस खड़े हुए स्टॉक को बेचने की ज़रूरत नहीं है. तो अब ये है कि बहुत सारा समय लिखने में निकल जाता है. लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ. तो देख सकते हैं कि कितना लोग आपके लेख को, कितना आपके विचार को कितना पसंद कर रहे हैं. मैडम पहले ही कह रही हैं जल्दी लिखो. वरुण, क्योंकि आप एक बहुआयामी करनी है उनको इसमें इसीलिए. और हमारे बहुत प्रिय साथी आदरणीय फैजल मलिक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और आप देख सकते हैं कि सीधा फ्लाइट से उतरकर आप हमारे बीच आज जश्न अदब में उपस्थित हैं. फैजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है. OTT समाज का आईना एक बहुत सुंदर सत्र चल रहा है जहां हम वरुण से बात कर रहे थे. फैजल, आपका स्वागत है. मैं समझ सकती हूं कि बहुत लंबे आवाज, मतलब एकदम सीधा फ्लाइट से आप हमारे बीच पैदल ही आ गए हो कब है? क्या आज भी कोई पुलिस का रोल चल रहा था? नहीं. फैजल, स्वागत है आपका. फैजल, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम OTT की बात करें और OTT को समाज से जोड़ें, वरुण तो ये मानते हैं कि OTT ने उजागर करा है कलाकार को नई चुनौतियों के लिए, नए चीज़ों के लिए. क्या आपको लगता है OTT ने कला की दुनिया में बहुत भारी बदलाव लेकर आए हैं? हाँ, काफ़ी है ही. हम लोग कितना मतलब इनसे ही पहला बदलाव तो इन्होंने एक शो लिखा था उसमें एक्टिंग भी की थी, वो मुझे बहुत पसंद है वो शो, तो और 2-3 बार देख चुका. कौन सा? तो
देखा है सर, कौन सा? जब आपने अपहरण लिखा और हमने देखा। अच्छा, नहीं, मुझे लगा वो कह रहे हैं कि इन्होंने लिखा और मैंने एक्टिंग की नहीं उसमें। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा आपने लिखा, मैंने देखा। अच्छा, ओके। अपहरण तो हम सब ने यहाँ पर देखा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई वरुण जी ऐसा बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। भाई मतलब इसमें सबसे कमाल चीज़ ये है कि मैंने ना अपने एक दोस्त को बोला कि यार जब बच्चे सो जाए तब देखने जाना। बोलता अबे साथ ही में बैठ के देखा था सबने। तो मुझे लगा कि समाज खुल रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। जी फैसल जी। तो है उसका वो सब कुछ जो समाज से ज़्यादा क्या होता है कि एक्सेप्टेंस होता है उसका, कि कौन आदमी कैसा शो देख रहा है। और जो है समाज का आईना बहुत सीरियस वर्ड है। ऐसा लगता है कि जो है बहुत ऐसा पल सीरियस है। इरफान भाई कैसे हैं? तो वो है, पर उसका ओवरऑल प्रेजेंस जो है राइटिंग वाइज जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि अब काफ़ी सालों बाद और काफ़ी मतलब महीनों उसके बाद राइटर एज अ मीडियम जो था ना, वो है जो होना चाहिए था। आइडली होता वही है, आइडली वही होता है, पर क्या था हम कुछ और दुनिया में चल रहे थे। बिल्कुल। वो साड़ी का सूट पहन के बहुत दिन तक पाप किया गया है टीवी पे। तो जो है 200-400 साल तक लोग मर ही नहीं रहे हैं, उनके दादा नानी बाबा फिर चले आए और इतना देखा लोगों ने उसको कि वो समझ में नहीं आता कि यही सही है। पब्लिक को लगता अब यही सही है। जैसे बहुत झूठ मतलब काफ़ी बार बोला जाए तो लग जाता यही होता है कि एक घर में एक औरत दूसरे को मारने के लिए परेशान है और कई सौ साल तक और कुछ काम ही नहीं इस पूरे घर में, सही बात। कि हलवा बनाने के टाइम पे भी चल रहा है कि आज जहर मिला देंगे इसको, ऐसा तो ये कभी होता नहीं है कहीं पे, मतलब नॉर्मल लाइफ में ना। और कोई मर ही नहीं रहा है उसमें से। उसमें उसकी भी शादी हो गई, उसके बेटे की भी हो गई, कभी कभी वो आदमी हट गया दूसरा आदमी आ गया, वो भी वही है। मतलब बिल्लियां फेल हो गई हैं। ये 9 से ऊपर चली गई। हाँ मतलब ये कहीं और नहीं हो रहा है, वो यही हो रहा था। फिर उसके बाद जब इस नाम की चीज़ शुरू हुई जिसे हम OTT कहते हैं, वहाँ पे सही में लोगों को बोला गया अब शो लिखो। उसके पहले वो प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, वो नहीं होता है कि 6 सीन लिखना है, 18 मिनट में हो जाना चाहिए। तो किचन में सब लोग तैयार भी रहते थे उस लिखने के लिए, कि किचन में ही बैठ के 18 मिनट निकल गया, ढाँ ढाँ ढिश ढिश ऐसे करके 14 बार उसने देखा, 15 बार उसने देखा, और वो फिर किल हो गया एक तरीके से। तो वो डमनेस ये समझ के कि ऑडियंस डम है, ये बहुत साल तक किया गया, पर ऐसा है नहीं। हम लोग अच्छा देखते हैं और अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, तो हो रहा है। देखिए भी और अच्छा होगा। बिल्कुल। और फैसल जी, मैं जो अपनी अगली बात रखूंगी आपके साथ, जो वरुण जी ने भी रखी है कि OTT ने कहीं ना कहीं आर्टिफिशियलिटी को चैलेंज दिया है। अब लोग जो रियल है उसको देखना चाहते हैं। आप यहाँ नहीं थे, लेकिन हम आपके पंचायत सीज़न 2 की तारीफ कर रहे थे कि किस तरह पंचायत सीज़न 2 में, जी हाँ, लोगों ने ये तक खोजा कि फुलेरा गांव, वैसे अगर हम जोग्राफिक रूप से देखें तो जयपुर के पास है फुलेरा गांव, लेकिन अगर हम इंटरनेट पे जाएं तो लोगों ने गूगल पे रिसर्च तक करा है कि इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट में हुई है। लोगों ने इतना पसंद करा है, जो सरलता है, जो ईमानदारी है, जिस तरह से आपने ग्रामीण गांव के जीवन की जिंदगी की दिखाई है। क्या आपको लगता है कि OTT ने आज ईमानदारी को, आम जिंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा उजागर किया है? नहीं, वो है, वो एक्चुअली हिंदुस्तान में जो है ना, हिंदुस्तान की कहानियाँ लोग देखते हैं। वो कई दिन से था कि बच्चा यहाँ से लंदन जाएगा उसकी कहानी दिखा, ऐसा है नहीं दोस्त। 140 करोड़ लोग रहते हैं, हम लोग को आपस में ही बहुत कहानियाँ। आप बाहर जाएंगे रोड पे तो चार स्टोरी चल रही होगी। आपस में नहीं निपट पा रहे, पड़ोसी पे कौन ध्यान देगा सर? मतलब तो उसमें जो है वो है, और बहुत जो कनेक्टेड होता है वैसा है माहौल, और उसको इनिशिएट नहीं कर रहे थे। जैसे 2 साल जब कोविड भी था तो 15-20 फिल्में जाके जो है लंदन में बन गई। तो लोग कहने लगे हम लोग वहीं रहते हैं क्या, कि हर एक दूसरा आदमी जाके सब्सिडी के चक्कर में फिल्में बना रहा है। अभी कुछ दिन से चल रहा है कि सब लोग देशभक्ति का फिल्म बना रहे हैं। इतना तो कंट्री का अपना भी वो मतलब कि स्पाई का बजट नहीं है कि सारे हीरो लोग मिल के देश बचा रहे हैं, और इतना ढेर सारा देश बच रहा है कि जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो ज़्यादा है नहीं है, वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा न लगे कि देश बचा के बांट दिया, चलो थोड़ा तुम रख लो, थोड़ा तुम। थोड़ा ज़्यादा है वो, मतलब हर एक आदमी जो है एक घूंसा मारेगा 5 लोग गिर जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, है ना। और कोई साइंस भी नहीं होता, मतलब है अब जैसा लोग देखना पसंद कर रहे हैं। उसके बीच में ये एक स्पेस होता है जहाँ लोग समझते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, और अपने उससे पैसा दे के देखते हैं, और मतलब पिक्चर भी जाके देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। पर ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। कोई एक चीज़ चलने लगती है उसके पीछे सब, आजकल एक नया वर्ड है पैन इंडिया फिल्म।
यार इंडिया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में अच्छी बात है, हमें ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, वो इंडियन ही फिल्म है, पैन इंडियन फिल्म थोड़ी नहीं है, वो हमारा ही देश तो है ना, वो हीरो अगर साउथ का हीरो तो हमारा हीरो है ना वो। पर अभी क्या है, तुमको ये सब कर देना है, मतलब एक ही चाट में सब सारा मसाला डाल कर और चावल डाल के खा लेना है तो नहीं होगा ना वो हीरो। तो फिल्म को फिल्म की मतलब और अच्छा ही हो रहा है, पर OTT वाइज काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लोग अच्छा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पेस मिल रहा है, जगह मिल रही है, राइटर को बहुत इज्जत मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी। हाँ, और अच्छा ही क्या हो गया कि आप अपने शहर की, अपनी दुनिया की कहानी और बढ़ती जा रही होते हुए, कुछ सेंट्रलाइज नहीं रहा है ना। पहले था कि 90s पे बॉम्बे की स्टोरी, दिल्ली की स्टोरी, ऐसा था। अब तो हमारे फुलेरा की भी कहानी है तो वो ऐसा है, तो इसलिए। फैजल जी, वरुण जी, आप दोनों से एक सवाल है। जब फैजल जी यहाँ पर आए थे तो मैंने उनसे कहा था क्या पुलिस आप कर रहे हैं, क्योंकि हमने फैजल को काफ़ी OTT पर ही काफ़ी पुलिस के रूप में और पुलिस ही हूँ मैंने घर पे जो है वर्दी सिलवा रखी है, उसके आगे पीछे ये जो है हटवाता रहता हूँ। प्रापू उत्तर प्रदेश पुलिस, माँ प्रापू मध्य प्रदेश पुलिस, ऐसा बैच चेंज होता रहता है। नहीं, कहने की बात यह है कि मैंने पुलिस इसलिए कहा कि आज एक कलाकार के रूप में आप कितने ऑथेंटिक हैं, कितने रियल हैं, OTT पे बहुत मैटर करता है। फैजल जी, वरुण जी, डू यू एग्री विद दिस कि आज आप केवल जस्ट एक्टिंग फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको उस रोल में अपने आप को कहीं ना कहीं समाना पड़ता है, क्योंकि अब आप ऑडियंस के पास उनके मोबाइल में जब्त हैं। सच बोलूं या पॉपुलर आंसर चाहिए? अच्छा, पहली लाइन सच, फिर दूसरी लाइन पॉपुलर, या पहली लाइन पॉपुलर कर लेते हैं फिर उसके बाद सच सुनते हैं? पहले पॉपुलर, ठीक है। पहले पॉपुलर तो देखिए, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को देख के मैंने सीखा और उसके बाद मुझे लगा कि एक दिन मैं सो के उठा और मुझे लगा नहीं। और सच्चाई ये है कि एक्टिंग वैसी होनी चाहिए। ये माफ करना, कई पहले वालों से होती नहीं थी, तो हमें लगता था वैसी होती है जैसी हमें दिखती है, वैसी नहीं होती है। होती वही है कि मतलब अगर किसी से जो है आपको पानी मांगना है तो यही तो बोले यार ज़रा पानी ले आना। फिर उसमें रिलेशनशिप देख लो कि माँ से मांगा है, माँ से भी पानी मंगा सकते हो, भाई से भी मंगाओगे, बहन से भी मंगा, जिससे भी मंगाना है पानी आपको, आपका रिलेशनशिप उस कैरेक्टर के साथ ये जो है डिसाइड करेगा कि आप पानी किस तरीके से मांगेंगे। इतनी सी बात है। हमारे यहाँ पे जो है ना, मतलब एक तो एक्टिंग करना जो है वो बहुत आसान काम है, एक्टिंग ना करना जो है ना, मेहनत सारी उसी की है। बहुत बढ़िया। फैसल जी, नहीं, यही बात है, ऐसा मतलब मैं इससे ज़्यादा अच्छा ज्ञान भी नहीं दे सकता, भाई ने जो कहा है वही है। बोल दो, कुछ तो अलग बोलो यार। क्या आज पुलिस भी अगर आप करते हैं तो क्योंकि वो ऑथेंटिक है इसलिए लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं? बस एक दिन मैं रोड पे जा रहा था और केले के छिलके से गिरा, सर पे चोट लगी, मुझे लगा कि यार अब ऐसा करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताऊं, अब अगर कोई शो बन रहा है जहां पर कि आपको इस भाषा की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो अच्छा, एक तो क्या है कि कई लोग बोलते हैं हाँ तो ठीक है, बिहार का ही तो है, उसने अगर कर दी मतलब उस सरजमी की एक्टिंग तो क्या है। नहीं, तो अगर बिहार में रहने वाला हर बंदा जो है, क्योंकि बोलता तो वैसे ही होगा, तो किसी से भी करा लो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए। लेकिन OTT में जो अभी ये चीज़ हो रही है ना कि मतलब आप फालतू में किसी जो है मराठी, जो कि उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन आप किसी महाराष्ट्र के रहने वाले एक्टर को उठाकर अब आप उसको ये कोशिश नहीं करवाते कि अच्छा कि वो मेहनत भी ना करवाओ उसको, वो करने को तैयार है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है कि आप उसको वक्त दें कि ये भाषा सीख लो और उसके बाद ये कैरेक्टर करो। तो अब ये एक फ़ायदा होना शुरू हुआ है कि यार फिर वहीं के एक्टर्स को, वहीं के कलाकारों को देखा जाए जो कि अच्छे हैं भी, और जिसमें कि हमें भाषा का जो है मतलब कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, आपको ऑथेंटिक कैरेक्टर्स मिलेंगे। सो नाउ अब कहानियाँ जो है उसमें आप कैरेक्टर्स तलाश करते हैं। अब वो जो हीरोइक क्वालिटी जो है ना, वो हीरोइक क्वालिटी अब आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है आपने भार नहीं डाल के रखा है। अच्छा, वाह। जी हाँ, सब्जेक्ट मैटर्स, दैट इज़ वाई वी से OTT समाज का आईना। भाई हमारे बीच इतने मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल कलाकार हैं, वरुण बदौला जी व फैजल मलिक जी। आइए मंच को ओपन अप करते हैं, कुछ सवाल आप लोगों की ओर से। मेरा माइक आप में से, अच्छा आपने हाथ ऊपर करा है। अच्छा, बात को ज़रा इंटरेक्टिव बनाते हुए यदि आप अपना नाम और आपका सवाल किस से है उसको, वो चीज़ आप ज़रूर स्टेट करें। सर, डॉक्टर साहब आगे आ जाएं,
आगे आ जाइए। जी हाँ, और तालियां बरकरार रहें जश्न अदब में इतना इंटरेस्टिंग चीज। ये लीजिए फैसल जी, मैं दे रही हूँ। ये आप लीजिए, इसमें शायद चले ना ये। नमस्कार, मेरा नाम वैभव पाठक, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल आप दोनों से ही है। एक्चुअली अभी आपने OTT के बारे में बोला, राइटर के बारे में बोला, तो क्या होता है हॉलीवुड्स में जो राइटर होता है वो हाईएस्ट पेड बंदा होता है, वो उसकी कहानी होती है। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना जो फिल्म्स में दिखते हैं, वो उस पर एक्ट करते हैं, उनका अपना काम है, उसकी काफ़ी प्रशंसा है, उनको नमस्कार है। लेकिन जो राइटर है वो जनक हैं उस कहानी के, उसमें केवल एक्टर के साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी वे लेकर के आते हैं। लेकिन वैसा रिकग्निशन भारत में मुझे नहीं लगता कि मिलता है कि लोग राइटर को पहचानते हैं। आप कई सारी फिल्में देख लीजिए तो उसमें क्या होता है, आपको फिल्म के हीरो याद रहते हैं, लेकिन यदि उसी फिल्म के राइटर यदि निकल के जाएंगे ना तो शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि ये इन्हीं की फिल्म है जिस पर उन्होंने एक्ट किया था। तो OTT में जैसे आपने कहा राइटर्स के लिए कुछ हुआ है, तो क्या फिल्म्स में भी फ्यूचर में भारत के लिए होगा, या भारत की जनता सोच पाएगी क्या इस विषय में कि आपको क्या लगता है कि राइटिंग शुरू करने के बाद भी मैंने एक्टिंग क्यों नहीं छोड़ी? बहुत खूब वरुण जी, बहुत खूब, बहुत सच्चाई के साथ। मैं आपको इस बात की सच्चाई बताऊं, जो कि फैज़ल ने जो कहा होना वही चाहिए, और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है कि देखो बहुत पिटने वाला हूँ आज। बुरे कैमरामैन, आपका कैमरामैन कॉम्पिटेंट नहीं है, आप शूट पे चले गए, आप फिर भी शूट कर सकते हो। आपका डायरेक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है, एक बार को आप शूट पे चले जाए, आप फिर भी शूट कर सकते हो। आपके एक्टर्स कॉम्पिटेंट नहीं है, आप फिर भी शूट कर सकते हो। पर कोई एक इंसान अगर अपने कमरे में बैठ के, इफ नोबडी इज पुटिंग पेन टू पेपर, आप शूट पे ही नहीं जा सकते। सच्चाई यहां से शुरू होती है। अच्छा लिखा बुरा लिखा तो एक अलग चीज़ है। सी द थिंग इज़ कि हम लोगों के यहाँ पे ये परेशानी है राइटिंग को लेके, क्योंकि आज भी अगर आप जो है वह किसी चैनल की मीटिंग में चले जाए तो वो बोलते हैं कि ये देखो हम लोगों का वो 2 या 3 महीने लगेंगे जिसमें कि हम आपका कॉन्सेप्ट वगैरह अप्रूव करेंगे, और उसके बीच में बातें चलती रहेंगी बजट को लेके। सो एक बार जब वो लॉक हो जाए और व्हेन वी साइन ऑन द डॉटेड लाइन, तो उसके बाद 3 महीने आपके पास शो लिखने के लिए, 8 एपिसोड लिखने के लिए आप 3 महीने देते हैं। उसके पहले 3 महीने आप सिर्फ बजट उसका जो है डिसाइड करने में लगा देंगे। ये नाइंसाफ़ी है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसलिए क्योंकि लिखने के बाद और बार बार लिखने के बाद आपको ये बात समझ में आता है कि राइटिंग भी जो है ना एक एलिमिनेशन का प्रोसेस है। राइटिंग इज़ ऑल अबाउट री राइटिंग। लिखना तो एक सीन लिखना जो है वो उसमें लगता तो 15 मिनट है, लेकिन उस 15 मिनट के काम के लिए जो 4 घंटे की कवायद और 1 पैकेट सिगरेट और पता नहीं कितना वक्त जो ज़ाया हो जाता है, वो सही चीज़ें लोगों को नहीं इजीली समझ में आती हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी भी लगता है कि लिखना बड़ा आसान काम है। ये परेशानी है हिंदुस्तान में। आगे आने वाले समय में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे आपको कंटेंट और चाहिए होगा, लेकिन आपके पास जो है डिलीवर करने वाले लोग कम होंगे, तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, एक ये राइटर है, इसको अभी से बुक करके रखो क्योंकि हमें 2 साल बाद शो बनाना है। अरे ऐसा होता है, हॉलीवुड में ऐसा होता है कि अच्छा ये अभी एक प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट का नंबर आएगा। सो अल्टीमेटली वही है कि गुड प्रोफेशनल। हमारे पास सलीम जावेद साहब का एक बड़ा मेजर एग्जांपल है। मतलब शायद वही ऐसे वो दुर्लभ प्रजाति 2 लोगों की हुई है जो कि उतना पैसा लेते थे जो कि आपके हीरो लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ ज़रूर है, बट हाँ हम लोग खुल के राह भटके। राइट, आपने हाथ ऊपर किया था जी, आगे आए। फिर कहते हैं कि फिर मैं आपके पास आती हूँ जी। प्लीज़ जॉइन अस, कीप द क्वेश्चन शॉर्ट एंड स्वीट एंड ब्रीफ। वेलकम। यस, आपका नाम? मेरा नाम शिवहरी है और मैं वरुण सर से एक सवाल पूछना चाहूँगा। दरअसल मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले मैं एक रिसर्च को लेके आया हूँ। अभी मैं पंजाब गया था रिसर्च के लिए,
तो मैंने वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सरदार या उनसे वहाँ से पूछा। मैंने बोला कि पंजाब में जो मूवीज़ बन रही हैं उसमें दरअसल हम देख रहे हैं कि जो पुराने जैसे सूफ़ी सिंगर, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, एक उम्र को फोकस किया जाता था और जिसमें ये कहा जाता था कि दो तरह के पंजाब में कल्चर आ रहे हैं। एक होता है पॉप कल्चर जिसमें वो एक एज के लड़कों को फोकस कर रहे हैं कि उस तरह के गाने बना रहे हैं। दूसरा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो पुराने सिंगर जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए जिसको हम अभी भी याद कर सकते हैं। वैसे ही मेरा सवाल अब शुरू होता है सर आपसे कि बॉलीवुड में हम देख रहे हैं कि अभी भी बॉलीवुड एक्शन मार धाड़ की मूवीज़ को एक उम्र को टारगेट करते हुए ज़्यादा बना रहा है। तो ऐसा क्या लगता है कि सिर्फ वही युवा वर्ग जो है वही उसको देखेगा, जैसे कुछ एक एज के बाद 40-50 साल 60 जो बूढ़े लोग हैं वो भी उसको देखते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं बॉलीवुड से कि वो हमें वैसा सोशल कंटेंट भी अवेलेबल कराए जिसको हम सभी तरह के समाज के लोग या सभी उम्र के तरह के लोग देख सकें? थैंक यू। पर वैसा कंटेंट अब बन तो रहा है, मतलब जैसे कि बाढ़ धाड़ वाला बन रहा है, साथ में पंचायत जैसा एक शो आता है जिसके कि 2 सीज़न आपने देखे हैं, वो बिल्कुल अलहदा शो है। मतलब उस शो, देखिए वही बात है कि एक शो जो है या एक फिल्म ऐसा नहीं हो सकता कि सबको पसंद आ जाए, हर एक का अपना अलग टेस्ट होता है। और मेरे ख्याल से अब तो वो वक्त आ गया है कि जब अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, अलग अलग तरह के शोज़ बन रहे हैं। पिछले समय में एथलीट्स के ऊपर कितनी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। तो अब हाँ, मेरे ख्याल से OTT में जो है अब वो इस समय ऐसा आना शुरू हो गया है जहाँ पर कि दे हैव एवरीथिंग टू ऑफर कि फॉर पीपल ऑफ वेरी टेस्ट आप जो है अलग अलग तरह के शोज़ आपको मिल जाते हैं। अब वैसा जैसे टेलीविज़न का एक समय में हाल था कि हिंदुस्तान में लगता था कि टीवी जो है वो मर्दों के लिए बनता ही नहीं है, कि आप BBC देखिए या फिर अपनी न्यूज़ लगा के बैठिए, तो अगर घर में अंकल को जो है चाहिए एंटरटेनमेंट तो फिर यूट्यूब में देख लो, अगर मिल जाए तो मिल जाए, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। वैसा नहीं रह गया है, अब हर एक के लिए जो है वो थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ रादर कंटेंट है देखने के लिए। आप वो है ना रिसर्च स्कॉलर, तो रिसर्च करिए PPT कौन बना रहा है। कुछ लोग हैं जो एक PPT बनाते हैं, उसमें लिख के आता है कि यही चलेगा। जब वो PPT वाला जो है बिग बॉस को बताता है कि ये PPT में ये लिखा है, तब वो कंटेंट उसी हिसाब से बनने लगता है। ऐसा चलता है। तो रिसर्च में पता लगाओ कि PPT वाले को मैं भी ढूंढ रहा हूँ 15-20 साल से, कि ये जो PPT है जो बना रहा है जिसमें वॉल्यूम एंड एज वाइज 18, 22, 22, 36 ऐसे करके ढेर सारा बना देता है। मैंने देखा था एक बार 100 पेज उसका। और ये इस सेक्शन में इस तरह की लड़कियां ऐसे कंटेंट देखेंगी, वो आदमी को पकड़ना है दोस्त। रिसर्च करो। हाँ, एक डेटा वाला बंदा है ना। एक सच्चाई बताऊं, ये जब शोज़ बनते हैं टेलीविज़न शोज़, तो उसके एपिसोड्स के वॉइस नोट्स जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब अगर 20 मिनट का एपिसोड है तो 20 मिनट का एपिसोड पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। और कभी कभी पायलट बनने के बाद, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो वो टाउन में जाएंगे। अब बम्बई में उन्होंने टाउन की कुछ एक महिलाओं को जो है इकट्ठा किया और उनको वो एपिसोड दिखाया कि आपको कैसा लग रहा है। वैसा ही दिल्ली में भी करेंगे, वैसा ही। अब वो 30-35 औरतें जो हैं वो अपना इनपुट देती हैं। तो अगर कुल मिला के आपने पूरे हिंदुस्तान में मतलब आप MP के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हिंदी के शोज़ वाले उधर मेहनत नहीं करते ज़्यादा, उनको मालूम है कि अपनी दुकान जो है ऊपर ही चल रही है। वो औरतें जो इनपुट देती हैं उसके हिसाब से तय होता है कि ये शो, चाहे मतलब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उन्होंने शो बनाया, वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ लड़का, और वो जो है वो शब्द भेदी बाण ढूंढने के लिए कंदराओं में घूम रहा है। वो था क्योंकि आपको ये डर है कि अगर इस लड़के को बड़ा कर दिया, अगर पृथ्वीराज चौहान बड़ा हो गया तो फिर तो मतलब वो जो सारी TRP तो बच्चे के चक्कर में आ रही है। तो हम लोग इस तरह के पाप कर चुके हैं। बालिका वधू में भी वो तो खैर काफ़ी समय लगा उसको बड़े होने में, बट ये परेशानियां हैं। एंड सी, दिस इज व्हाई आई सेड कि इकोनॉमिक्स जो है जब वो ड्राइव करना शुरू कर दे तो आप अपना जो है ना, बेसिकली आप लॉजिक से आपका जो है सरोकार बिल्कुल मिट जाता है। और कहानियां हमेशा वो अच्छी होती हैं जो कि शुरू हो और उसके बाद ख़त्म हो। ना ख़त्म होने वाली कहानियां अजाब होती हैं, वो कहानियां नहीं होती।
राइट मैम, मैं माजरत चाहती मैम प्लीज़ आपकी ओर से, और ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि उसके बाद मैं वरुण जी और फैसल साहब से कहूँगी। देखिए सब आपकी बातें सुन रहे हैं और ये लाइव कॉन्वर्सेशन है, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सुनाए बिना हम बातों ख़त्म नहीं करेंगे जी। नमस्कार सर, बोथ आर डॉक्टर्स। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस ऑल OTT TRP, ये सब मुझे नहीं होना है। बस ये होता है कि जब भी टीवी ऑन करके हम देखना चाहते हैं, वी आर बिजिएस्ट पर्सन, तो वी वांट एंटरटेनमेंट फर्स्ट एंड सेंटिमेंट्स। आपके कोई भी एपिसोड हो उस पर सेंटिमेंट्स होना चाहिए। एंड वन थिंग इज़ दैट जो पूरी जनता मोर ओवर फीमेल्स चाहते हैं कि इट शुड बी सेंसर्ड समवॉट, क्योंकि हम थिएटर में जब जाते हैं तो हमारी मर्जी से ऑप्ट करके जाते हैं कि आई हैव टू सी दिस फिल्म, बट व्हेन वी ऑन अवर टीवी वी कांट रिस्ट्रिक्ट अवर चाइल्ड टू अंदर बताओ। सो थोड़ा सा आई थिंक दिस सीरीज़ थोड़ा सा होना चाहिए सेंसर्ड। एंड आपकी जो डैड की दुल्हन, इट वॉज सुपर। वो जो टिंच मिला है हमको, तो ऐसा टिंच होना चाहिए हर एपिसोड में, आइदर वो कोई भी एहसास का हो, रेयरेस्ट एहसास हो और कॉमन हो, बट एहसास होना चाहिए एवरी सीरीज़ में। थैंक यू। सेंसर तो है मैम, सेंसर तो रहता है। मतलब आई थिंक जब आप OTT को शो देख रहे होते हैं 18+ लिखा होता है उसमें, वो तो है। मतलब किसी भी शो के पहले उसमें अबव 18 बिलो 18 है लिखा हुआ, ये बात है। दूसरा ये है कि इंटरटेनमेंट क्वेश्चन तो रहेगा, सेंसिटिव है ये। अब सेंसिटिव बहुत से लोगों के लिए अलग अलग सेंसेशन है। कोई लोग अच्छी लव स्टोरी देखना चाहते हैं, पर यह है कि हाँ कई कई जगह पे अभी क्या है कि हमने एक चीज़ को बोला कि गाली चल सकती है, पर वो गाली टूल की तरह, मतलब कहानी का पार्ट होनी चाहिए ना, बिना बात के तो नहीं हो सकती है। पर यह कि वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा लगता है, किसी में बहुत बुरा लगता है। हाँ, ये जो जी वाली बात जो थी आपकी डिस्क्लेमर वाली, वो हमेशा रहता है कि आप शो के पहले पता होता है कि भाई 18+, उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि फाउल लैंग्वेजेस /X/ ऐसे करके, तो वो है थोड़ा सा। सॉरी अगर आपको कभी इसमें कभी लगा हो तो उसमें कोई। और उसमें एक और बात है जो आप कह रही हो वो सही है, लैंग्वेज को लेकर। या देखिए फिर अगर बात वहीं आ जाती कि ये सोडा की बोतल है कि जब वो खुली थी तो उबाल बहुत ज़्यादा था उसमें से, मतलब। लेकिन अब जाके लोगों को भी ये समझ में आने लगा है। जैसे एक एक्टर ने मुझे, एक मित्र हैं हमारे कुमुद मिश्रा, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, तो उन्होंने मुझे बताया एक बार कि यार वरुण, अब ना हम लोगों को ये समझ में आने लगा है कि अगर किसी स्क्रिप्ट में गालियाँ बहुत ज़्यादा है तो मतलब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भैया कहानी पे ध्यान दो, गालियाँ दे के आपका शो हिट नहीं होता है, कहानी आपको फिर भी चाहिए। बट वही है कि एकदम से जो है फ्लड गेट्स खुले थे, पानी जो है वो पूरे बहाव में आया, अब थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू हुआ है, तो आगे चल के ये बेहतर ही होगा। तब तक के लिए वो पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर लीजिए, मतलब और क्या बोलूँ। सर मेरा नाम अक्षय है एंड आपसे सवाल है सर वरुण सर, क्योंकि पहले सॉरी मेरे को पता नहीं था कि अनदेखी आपने लिखी है, और वो मैंने देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ, और मुझे जानना था कि आपने जो रिंकू का कैरेक्टर वो कैसे लिखा, क्योंकि मैं भी अभी राइटिंग के फील्ड में आना चाह रहा हूँ और आ रहा हूँ। तो वो रिंकू का कैरेक्टर था कि जब वो अभी शायद 25-26 साल का होगा वो कैरेक्टर, आई थिंक। सवाल पूछो। हाँ, तो 25-26 साल का एंड स्टेज पे एक मर्डर हो जाता है एंड वो रिलैक्स है कि कुछ नहीं हुआ। तो वो कैसे आपने लिखा, कैसे सोचा, उसके बारे में मुझे जानना है। लिखा तो कलम से ही शुरू किया था, फिर लैपटॉप पे आ गया। फ्रैंकली बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक सबसे पहले खाका तैयार करना होता है, एक ऐसा परिवार जिनको और उस परिवार वालों को किसी का डर नहीं है। और जब वही है ना, एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इतना ज़्यादा पावर हाथ में है कि मतलब ना उनको किसी की ज़िंदगी से कुछ लेना देना, ना उनको ये फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। जबकि आपको मतलब इज़्ज़त कमाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो उनको ये समझ में आने लगा है कि लोगों की मजबूरी है हमारी इज़्ज़त करना, वो डर उतना है। तो एक आपको जो है, आप पैरामीटर्स जो है एक बार अगर खाका आप ढंग से क्रिएट कर लें, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको किस कैरेक्टर को कितनी पावर देनी है, दूसरे को उसके मतलब समक्ष कितना कम या कितना ज़्यादा रखना है। तो सबसे पहले लिखने का जो है ना, कोई साइंस नहीं है। लिखने की एक ही साइंस है, लिखो, अपने आप समझ में आने लगेगा।
शुक्रिया वरुण जी, फैसल जी, बहुत ही खूबसूरत सत्र जहां पर हमने OTT समाज का आईना इतनी गहराई से इस विषय को समझा। एक बार फिर ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए वरुण जी व फैसल जी के लिए। मैं जानती हूं आपका भी सवाल था, वो सभी अन्य साथियों का भी सवाल था, कल पूछ लेना, कल भी तो सत्र है। तो आप कुंवर साहब रंजीत जी को मैं माइक देती हूँ और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना खूबसूरत मंच दिया जहाँ बैठो तुम चुपचाप। चलो ये सर को दो। हाँ। और ना तालियां होनी चाहिए वरुण जी, बहुत बहुत वेलकम टू अरे इधर ये आपके लिए। थैंक यू हम ना ये ले जाना अपना। हम लोग चले।